हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विथ एस4एस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के मॉडल सेट 3 10वीं कक्षा के मॉडल सेट 3 हिंदी का इस सेट में हम बात करेंगे, जिसमें फ्रेंड्स आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे और कुल 40 अंकों के प्रश्न होंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न दिए जाते हैं मॉडल सेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 40 प्रश्न दिए गए हैं आपके एक सेट में, उनसे आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें मिनिमम 5 से मैक्सिमम 7 से 10 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए फ्रेंड्स, आप अपना पूरा जो कहते हैं ना कि पूरा वे दें कि ये पूरा वीडियो देखने में अपना मन दें, क्योंकि ये जो वीडियो पूरा देखेंगे आपका गारंटी है कि 5 से 7 नंबर आपका इसी से पूछा जाएगा। कभी कभी तो ऐसे होता है फ्रेंड्स कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कोई सेट मॉडल सेट ही पूरा उठा के दे देता है कि ऐसा, तो आप सभी मॉडल सेट को ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपका 40 नंबर भी किसी से दे दे, ऐसा फ्रेंड्स कभी कभी होता है, लेकिन 5 से 7 नंबर तो आपका फिक्स है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए करते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज कुछ इंस्ट्रक्शन। आप तो जानते हैं कि सभी प्रश्न आपके अनिवार्य रहते हैं। प्रश्नों की कुल संख्या 40 होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। इस कुल मिलाकर आपके 40 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। इनमें से 4 विकल्प दिए जाते हैं, एक का सही चयन करना है। साथ ही अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए कोई माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्क नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के प्रश्न को करते हैं शुरू। पहले खंड क को अपठित बोध कुछ इस प्रकार दिया गया है फ्रेंड्स। अपठित बोध ये देख पा रहे हैं आप, कुछ इस प्रकार आपके अपठित बोध दिए गए हैं। ये थोड़ी सी मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। ये दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ मिस्टेक से छोड़ दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार है। मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है वह उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति और अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। फ्रेंड्स, आप इसे आसानी से पूरा जरूर पढ़ लें, पूरा ध्यान से अपना आसानी से पढ़ेंगे। हमारे पास थोड़ा आपका कम समय लेना है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट करा रहा हूँ। आप उसको आसानी से पूरा पढ़ लेंगे। पहला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 1, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो आप अभी तुरंत पढ़ें फ्रेंड्स कि मानव जाति में महत्व देने का किसका योगदान है। तो इसका राइट आंसर क्या था? विवेक और विचारों का। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। हमको आपको पढ़ा के दिखा रहे हैं कि मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। ये देख लिया, आज के मानव अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है अपने सद्विचारों की नींव पर। किससे? सद्विचारों की नींव पर। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको ये देखना है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, सद्विचार। इसी तरह आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर इजी में मिल जाएगा। तो आप पूरा पढ़ लें, मैं आपको फिलहाल आंसर बताता हूँ। और फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है। तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। ऑप्शन है उत्साह, तर्क, विवेक या बुद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्साह। विचारों की पूंजी में क्या शामिल नहीं है? उत्साह। ऑप्शन ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव में पाश्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। मानव में पाश्विक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कुविचारों के कारण जागृत होती है। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है 5वां नंबर फ्रेंड्स कि सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। इसका हमें उम्मीद है आप सभी आंसर जानते होंगे। तो अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में जरूर करें कि सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स, सद्विचार का विलोम शब्द होता है दुर्विचार। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स पद्यांश। प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक पद्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या करना? आंसर करना है। कुछ इस प्रकार पद्यांश दिया गया है। तिनका तिनका लाकर चिड़िया, रचती है आवास नया,
इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। कह रहा है कि तिनका तिनका चिड़िया लाकर रचती है आवास नया। देखते होंगे तिनका तिनका चिड़िया लाके घोंसला बना लेती है, वही बोल रहा है। इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। मानव और दानव में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पहुंचता बहते आंसू जी भर कर। आपके दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसको पढ़ के आंसर करना है। हम फिलहाल आपको आंसर बताते हैं, आप इसे पढ़ लें, अवश्य समझ में आएगा आपको। पहला प्रश्न है कि सृजन के आकाश से क्या आशय है। जो प्रश्न में दिया गया है कि सृजन के आकाश से क्या आशय है। ऑप्शन है कि नए आकाश का बनना, आकाश का मिटना, चिड़िया का नया घोंसला, वस्तुओं का आविष्कार। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा नए आकाश का बनना, 6 का होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि चिड़िया अपना घोंसला क्यों जोड़कर बनाती है। सॉरी, क्या जोड़कर बनाती है। चिड़िया जो अपना घोंसला है क्या जोड़कर बनाती है। तो ऑप्शन है लकड़ी जोड़कर, ईंट सीमेंट जोड़कर, कीले लोहे जोड़कर, तिनका तिनका लाकर। तो 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप इसका जरूर जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? सी नंबर, तिनका तिनका लाकर क्या बनाती है, घोंसला बनाती है। 8वां प्रश्न है आपका कि मानव और दानव में क्या अंतर है। मानव आंसू पूछते हैं और दानव आंसू लाते हैं, कुछ इस प्रकार दिया। तो मानव और दानव में क्या अंतर है। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मानव आंसू पूछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। ठीक है। अगला है नास का विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द पूछा है, उल्टा शब्द, विपरीतार्थक शब्द। तो नास का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सृजन। नास का विलोम शब्द क्या होता है, सृजन होता है। अगला है कविता का संदेश क्या है। जो आप कविता पढ़े उनका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहती है कविता। तो इसका जो कविता का उद्देश्य है कि खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। ठीक है, खुद मिटकर भी दूसरों का भला करना चाहिए। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है व्याकरण का खंड। इसमें आपको कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं। चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चिड़िया आसमान में उड़ती है तो कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। अगर आप ये सकर्मक और अकर्मक में कंफ्यूज होते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, तो हमने सेट 1 में इसका एक बताया है डिटेल से, तो आप सेट 1 को देख लेंगे। इस डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है। ठीक है। अगला है जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है। तो वह कौन सी क्रिया होती है अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्ता तो उपस्थित होते हैं और क्रिया भी उपस्थित होती है परंतु कर्म नहीं उपस्थित होती है, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया। अगला है उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जवाब, अब उत्तर को जवाब भी लिख सकते हैं, ये है। उत्तर दिशा, उत्तर एक दिशा है, ये भी अनेकार्थी शब्द हैं। उत्तर मिस होता है बाद का, ये भी अनेकार्थी शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। उत्तर का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है, डी नंबर, दिशा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका रात ही रात में विग्रह समास पद क्या होगा। तो रात ही रात में जो विग्रह किया उसका समास पद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, रातों रात। क्या होगा, रातों रात। जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। तो इसका राइट आंसर 15 का क्या होगा, 15 का होगा ए नंबर। जिसमें पहला पद अव्यय और वही पद प्रधान होता है उसे क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। अगला है 16 नंबर प्रश्न कि मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो इसका राइट आंसर आप जानते होंगे कि मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। राजा का महल राजमहल कौन सा समास है। तो राजा का महल राजमहल कौन सा समास है, तो ये है तत्पुरुष समास। अगला है 18 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो समुच्चय बोधक शब्द का किस में प्रयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का ए नंबर, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र हैं। तो इसमें
और जो शब्द है वो समुच्चय बोधक शब्द है और किस में प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए में और शब्द है समुच्चय बोधक, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो बच्चे गीत गा रहे हैं, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का ए नंबर कर्तृवाच्य। बच्चे गीत गा रहे हैं कौन सा होगा, कर्तृवाच्य। अगला है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है। मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, कौन सा भेद है, तो कर्मवाच्य होगा। जिसमें द्वारा हो वो कर्म होगा, जिसमें से हो उसमें भाव होगा, और जो सिंपल दिया गया हो कर्तरी होगा। याद रखिएगा, जिसमें द्वारा हो वो कर्म होगा, जिसमें से हो वो भाव होगा, और जिसमें सिंपल दिया गया हो वो क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। अगला है आपका कि बुक से आपका दिया गया है ये कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे, ऊधो नहीं परत कहीं। आपको तो पढ़ते पढ़ते ही पता चल गया होगा ये कौन सा कविता का है, कहाँ से लिया गया है। तो चलिए हम आज के इसके प्रश्न को करते हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया गया है, 21 नंबर है कि प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात हो रही है, या फिर प्रस्तुत पद में, वो प्रश्न वैसा भी दे सकता था कि प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन ही मन रह गई। तो किसकी मन की बात मन ही मन रह गई, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर गोपियों की। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा संदेश भिजवाया, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर योग का। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपी की स्थिति कैसी हो गई, तो कृष्ण का जब संदेश सुना तो गोपी की स्थिति कैसी हो गई, तो 23 का हो जाएगा राइट आंसर कैसे, बी नंबर विरह की आग जगी। गोपी के जो मन में, गोपी के हृदय में विरह की आग जगी, मतलब विरह की आग उनके हृदय में जगी। अगला है 24 नंबर प्रश्न कि गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया। तो गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया, जाति की, धर्म की, प्रेम की, या राजधर्म की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 24 का, राइट आंसर होगा 24 का सी नंबर, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका 25 नंबर उत्साह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है आपका 25 नंबर फ्रेंड, तो उत्साह से लिया गया है। तो प्रश्न आइए देखते हैं कि उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करती है। जो उत्साह कविता दिया गया वो किन अर्थों की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, जीवन में निराशा और हताशा की ओर, पूंजीपतियों एवं व्यापारी वर्ग की ओर। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी नंबर ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर उत्साह कविता का संकेत है। अगला है जलजात का अर्थ क्या होगा। जलजात जो शब्द है उनका क्या अर्थ होगा, तो 26 का होगा, ऑप्शन है गुलाब का फूल, कमल का फूल, जूही के फूल, बेली के फूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कमल के फूल। ठीक है, कमल के फूल जलजात शब्द का अर्थ होता है। नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। नागार्जुन जो है आपकी कविता है फसल, नागार्जुन ने लिखे हैं, उसमें पूछ रहा है कि कौन से आवश्यक तत्व की चर्चा की गई है। ऑप्शन है नदियों का पानी, किसानों की मेहनत, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, तो उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी आवश्यक तत्वों की चर्चा की है। किसने, नागा अर्जुन ने। जितने भी आवश्यक तत्व हैं ये दिए गए हैं, मिट्टियों का गुणधर्म, सूर्य की किरणें, किसानों की मेहनत और नदियों का पानी। अगला है कितने साल तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। अगर आप पढ़े होंगे नेताजी का चश्मा के कौन सा चैप्टर, नेताजी का चश्मा किसने लिखा था, स्वयं प्रकाश बेनीपुरी ने। अगर वो कहानी आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कि कितने साल से हवलदार साहब उधर से गुजरते थे वो कस्बे से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का होगा ए नंबर, 2 साल तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, फिर से आपका एक कहानी उठाया गया है
जो है आपके किताब से, बुक से, और उससे कुछ प्रश्न दिए गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर भी हंसती है और अपने बिकने के लिए मौके ढूंढती है। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आप थोड़ा पढ़ेंगे। दुखी हो गए 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। आप जहां ये कस्बे देखें आपका दिमाग में आ गया होगा कि ये कहानी कौन सा है, नेताजी का चश्मा। याद रखिए, जब भी कस्बे की बात आ जाए, मास्टर की बात, कैप्टन की बात, मूर्ति की बात, ड्राइवर की बात, तो कौन सा होगा, नेताजी का चश्मा। तो प्रश्न पहला आपका यही से पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया है। ये जो गद्यांश दिया गया है किस कहानी से लिया गया है, तो कहानी का नाम क्या है, नेताजी का चश्मा। हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे। आप अभी पढ़े कि हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे, ये देखिए 15 दिनों बाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वीं दिनों बाद या 15 दिनों बाद। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। उसके बाद जो प्रश्न है आपका 31 नंबर, कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी हुई थी। ये ऑप्शन हम आंसर बिल्कुल नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। इसका आंसर आपको देना है, कौन सा ऑप्शन होगा, हम ऑप्शन बता देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर महात्मा गांधी की। तो किसकी प्रतिमा लगी हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जो भी स्टूडेंट कमेंट में देंगे उनका पक्का है कि आप अच्छा मार्क्स आपसे एग्जाम में लाएंगे। अगला है फ्रेंड्स 32 नंबर प्रश्न कि हालदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। हालदार साहब को ऐसा क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। तो 32 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा पान वाले पर मूर्ति का चश्मा नहीं पहनाएगा, कैप्टन मर गया, हालदार साहब चौराहे से नहीं गुजरेंगे, कस्बे के चौराहे से मूर्ति हटा दी गई थी। तो कौन सा कारण लगा कि हालदार साहब को मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, तो क्योंकि कैप्टन मर गया था, और कैप्टन जो मर गया था उनके बाद कौन चश्मा लगा था। तो राइट आंसर हुआ बी नंबर। अगला है निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। यह भी आपके बुक से दिए गए हैं। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के क्रियाक्रम में किससे आग दिलाई। तो 33 का क्या होगा राइट आंसर, सी नंबर होगा, पतोहू से आग दिलाई थी बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे के क्रियाक्रम में। अगला है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है। श्रम बिंदु का क्या अर्थ है, किसके आधार पर बताना है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पे। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, पसीना। श्रम बिंदु का क्या अर्थ है, पसीना। अगला प्रश्न है आपका, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा पंक्तियां किस कहानी से ली गई है। तो कौन सी कहानी से ली गई है आपका, तो कहानी का नाम है बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत की कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो उनसे ली गई है। कौन सा, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। ठीक है, अगला है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। सबसे ज्यादा संगीत में मलिन विलीन कब देखा गया बाल गोविंद भगत को, जिसको बोलते हैं चरम उत्कर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, जब उनका इकलौता बेटा मरा। बाल गोविंद भगत का जब इकलौता बेटा मरा था तो सबसे ज्यादा वो संगीत बजाए थे और संगीत साधना में चरम उत्कर्ष देखा गया था। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन किस कहानी का संदेश है, तो यह बाल गोविंद भगत का। अगला है, एक गद्यांश दिया गया है, पढ़ना है और 37 से लेकर 40 के प्रश्नों का सही उत्तर देना है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे सुर से सांसें सां कहते हुए मैया के आंचल में लुक जाते थे। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आपकी जो कहानी ली गई है, कहानी के जो पाठ के लिए गए हैं ये अंश किस कहानी से लिए गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैया के आंचल से, आपको समझ में आ गया होगा कि माँ का आंचल। तो प्रश्न इस प्रकार है कि प्रस्तुत अंश किस कहानी से ली गई है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ अगर इसको नहीं भी समझ पाते हैं तो आप थोड़ा भी जानते हैं, तो मैं क्यों लिखता हूँ जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, ये आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, माता का आंचल। 38 नंबर प्रश्न है कि लेखक की माँ
लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीस कर लगाए? तो लेखक के माँ ने लेखक की घाव पर क्या पीस कर लगाई? तो हल्दी पीस कर लगाई। हल्दी, ऑप्शन ये होगा इसका करेक्ट आंसर। कहीं भी अगर आपके घाव हो जाते हैं, कट उठ जाते हैं, तो हल्दी लगाने से काफ़ी आराम मिलता है। तो लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या लगाई थी? हल्दी। अगला है कि लेखक कहाँ डरकर छिप गए थे? लेखक कहाँ डरकर छिप गए थे? तो लेखक जो है मैया के आंचल में डरकर छिप गए थे। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है सेट नंबर 3 का, ये अंतिम प्रश्न है। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? ये जो माता के आंचल है उनमें लेखक को क्या मिला? दुख और तकलीफ, प्रेम और शांति, खाने की वस्तुएं, घृणा और अशांति। तो माता के आंचल जो कहानी है उनमें लेखक को क्या मिला? प्रेम और शांति। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका मॉडल सेट 3 हिंदी का 40 प्रश्न, कुल मिला के 120 प्रश्न आपके हो चुके कंप्लीट। और अगर आप पिछले 2 वीडियोज़ को नहीं देखे हैं हिंदी के तो आप उसे ज़रूर देख लें। साथ ही अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियोज अपलोड हैं, नहीं देखे हैं तो देख लें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जैक बोर्ड के एग्ज़ाम, उनमें आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये मॉडल सेट के 200 प्रश्न में से आपके कम से कम 30 से 40 प्रश्न मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।